वेलकम टू साइंस। हमने स्टार्ट किया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को याद करें। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में होता है कि अर्थ है और अर्थ के आसपास उसको सराउंड किए हुए है एयर, लेकिन एयर के डिफरेंट लेयर्स है और डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो जैसे ही लाइट रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है वैसे ही धीरे धीरे बैंड होने लगती है। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो आज हम इफेक्ट्स देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नंबर 1 इज अपरेंट स्टार पोजीशन। अपरेंट स्टार पोजीशन का मतलब है स्टार जहां होना चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज अपरेंट स्टार पोजीशन। अब अपरेंट स्टार पोजीशन को अपन समझते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम है आप एक अर्थ बनाएं। ये डायग्राम मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। दिस इज योर अर्थ और इसको सराउंड किए हुए डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की एयर्स हैं। इस अर्थ को सराउंड करते हुए डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की एयर की लेयर्स हैं। दिस इज सन। जैसे ही लाइट रे यहां से एंटर करेगी उसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से बैंड होने लगती है और पहुंचती यहां पर। यहां जो ऑब्जर्वर है उसे सन यहां की जगह, यहां सन भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, जो कुछ भी हो, इस केस में उसको डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है। जितना ऊंचा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाइटेड दिखता है। दिस इज नोन एज अपरेंट स्टार पोजीशन। नोट करें, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कीप्स वेरिंग, हेंस वी हैव डिफरेंट मीडियम। Distant star act as point source of light. When the starlight enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously. Due to changing refractive index from rarer to denser, it bends towards the normal. Consider the following diagram. राइट स्क्रीन पे डायग्राम भी है। ड्यू टू दिस अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन, स्टार अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। इट इज नोन एज अपरेंट स्टार पोजिशन। तो ये हम चीज सॉल्व कर चुके थे, इसका डायग्राम भी दे दिया था, स्क्रीन पर भी डायग्राम आ रहा है, आप देख लें। नाउ the second point is twinkling of star. The second point is twinkling of star. Twinkling of star. Twinkle, twinkle, little star. पोएम सुनानी है? हाँ, साइंस की पोएम है। स्टार ट्विंकल क्यों करता है बेटा? आप ध्यान रखो, स्टार बहुत 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 दूर है। कई स्टार सन से भी बड़े हैं, पर वो इतनी दूर है कि उनसे बहुत कम लाइट यहां पे आता है, इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है इसे हम समझ रहे थे। इसका भी रीजन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहली बात, जब स्टार से कोई लाइट आता है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, इस पे कंफ्यूजन भी होता है कुछ स्टूडेंट्स को। दिस इज अर्थ, ये शानदार सी आपकी अर्थ है और इस अर्थ के सराउंडिंग में डिफरेंट एयर की लेयर्स हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स ड्रॉ की है। बहुत दूर पर एक स्टार है, देयर इज अ स्टार। उससे लाइट का सोर्स जो है एक पॉइंट के जैसा होता है स्टार, मतलब उससे एक हाथ रे आ पाती है बहुत मुश्किल से। तो यहां से देखें लाइट आ रहा है, बट रिमेंबर यहां पे बीम नहीं आ रही है, सिंगल रे या 2 रे आ रही है, बहुत कम लाइट आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना कि जो स्टार है, स्टार, इस पॉइंट पे गौर करना, जो स्टार है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह वर्क करता है। हिट कर ले, दिमाग में फिक्स कर ले, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का एक पॉइंट सोर्स मतलब एकदम छोटा सा सोर्स, उसके जैसा काम करता है। तो इस केस में जो लाइट आता है
अब यहां से एटमॉस्फेयर आ गया तो उसमें डेविएशन होता है और वो थोड़ा सा राउंड लेकर के यहां आ जाता है। इस केस में जो यहां ऑब्जर्वर है उसको ये स्टार यहां की जगह यहां दिखने लगता है। अब स्टार यहां दिख रहा है उसे, लेकिन क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर यहां की और डेंसिटी लगातार बदल रही है। जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसी रहेगी। वो क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की तरह नहीं है, वो ग्राउंड में खेलते हुए स्टूडेंट की तरह है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तेजी से डेंसिटीज बदलते रहती है। डेंसिटी बदलने से क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी बदल जाता है और कभी कभी ये लाइट स्टार इसकी जगह यहां दिखने लगता है और कभी यही स्टार यहां दिखाई देने लगता है। अब देखो स्टार धीरे धीरे ब्लिंक करने लगा, ठीक है, अपनी पोजीशन बदलने लगा। बेटर वर्ड इज ट्विंकल करने लगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। राइट करें, it is also due to atmospheric refraction. Distant star act like a point source of light. Underline करें, point source of light, as the beam of starlight keeps deviating from its path. The apparent position of star keeps on changing because physical condition of Earth's atmosphere. Physical condition of atmosphere is not stationary. Hence, the amount of light enters our eyes fluctuate, sometime bright, sometime faint. This is the twinkling effect of star. This is the twinkling effect of star. Twinkle, twinkle, little star. This is the second point and another point. अब आप बोलेंगे सर ओके ओके, आपका स्टार तो ट्विंकल कर रहा है, पर वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल? प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते? बेटा प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता, स्टार्स का अपना लाइट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लैनेट चूंकि ज़्यादा पास होते हैं तो ज़्यादा ब्राइट होते हैं। जैसे कि हमें वीनस बहुत ब्राइट दिखता है स्काई पे। अब वीनस स्टार नहीं है, वो क्या है, प्लैनेट है। तो क्वेश्चन है कि वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल? प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? तो ध्यान रखें, प्लैनेट सोर्स जो है, अगर ये प्लैनेट है तो स्टार की तरह बहुत दूरी पर नहीं होता, बल्कि पास में कहीं होता है। किसी और के लाइट से चमक रहा है, चूंकि पास में है, तो ये पॉइंट सोर्स की तरह काम नहीं करता, बल्कि काफी अच्छा सोर्स होता है। इस केस में क्या होता है, यहां से जो लाइट आ रहा है वो केवल सिंगल रे नहीं आ रही, बल्कि बीम आ रही है। इस केस में अगर फ्लक्चुएशन की वजह से एक हाथ लाइट की रे नहीं भी पहुंच पाती तो दूसरा लाइट नजर आता है। इस कारण से वो उसका इफेक्ट कम ज्यादा नहीं होता। आंसर लिखते हैं, प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। रिमेंबर, स्टार को क्या बोला था, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट को क्या बोला है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स। जब बहुत एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जब बहुत सारे पॉइंट सोर्स मिल जाते हैं वो कहलाता है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। Therefore, the total amount of light entering our eye from the individual point of source will nullify the twinkling effect. एक हाथ रे बैंड होगी, दूसरी रे बैंड होगी, बाकी के पहुंच जाती है। मान लीजिए कि 50,000 रेज इकट्ठे आ गई, उसमें से 50 डेविएट हो गई, बाकी की तो आप तक पहुंच गई। दैट्स वाई आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट प्लैनेट्स के साथ नजर नहीं आता। स्काई में जब जाए और कोई प्लैनेट जब कोई ट्विंकल कर रहा होगा तो स्टार होगा, पर अगर ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा तो इसका मतलब वो प्लैनेट है जो स्टार की तरह आपको रात को दिखाई दे रहा है, पर वो स्टार नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है वीनस, बहुत ब्राइट चमकता है, ठीक है, पर उसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं या इवनिंग स्टार बोलते हैं, भोर का तारा। मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, उसके लिए स्टडीज मॉर्निंग में ही करनी चाहिए ऐसा कहा जाता है, पर आप जब कंफर्टेबल हो तब करें। ये बात समझ में आई कि वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। नाउ द टाइम फॉर नेक्स्ट टॉपिक। और अब क्या होगा, एक और कॉन्सेप्ट दिया था, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मतलब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, इसे भी समझना पड़ेगा, तो इसको पहले अपन एक डायग्राम से समझते हैं। अब मान लीजिए
सबसे पहले अपन एक अर्थ लेते हैं, ये अर्थ है। हमें जो चीज दिखाई देती है, सपोज आपकी आईज यहां पर है, आपका शानदार सा ऑप्टिकल डिवाइस यहां पर है, आईज जो आप बहुत डिटेल में देख चुके हैं और आप यहां पर देख रहे हैं। अब ध्यान रखो, ये जो लाइन होगी, दिस इज होरिजोन, दिस लाइन इज नोन एज होरिजोन। मतलब इसके नीचे जो होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, इसके ऊपर होगा तो हमें दिखाई देगा। जब हम मॉर्निंग में जाते हैं तो सन धीरे 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 ऊपर आता है, होरिजोन से ऊपर आता है। हमारी देखने के लिमिट, इसके नीचे का हम नहीं देख पाते क्योंकि हम यहां पर है। कंफर्म? अब ध्यान रखो बेटा, ये अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। मैं पूरी अर्थ नहीं बना रहा हूं, चाहो तो पूरी बना लो, एज यू विश। ये आपकी अर्थ है, ये होरिजोन है। अब यहां पे इसके आसपास क्या है बेटा? लेयर्स हैं। अपन इसको इतना ही रख रहे हैं फिलहाल, आप लोग चाहे तो पूरा बना सकते हैं। अब हो ही रहा है कि सन यहां पर है, आपका खूबसूरत सा सन। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें और हेल्दी रहें। अब देखें, ये सन यहां पर है, क्या इस सन को दिखाई देना चाहिए? आंसर दें, क्या इस सन को दिखाई देना चाहिए? डेफिनेटली नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन होगा क्या, इस सन से जो रेज निकलेगी, ये इसका एटमॉस्फेयर है ना? आप यहां से देख रहे हैं, ये होरिजोन है, मतलब इसके नीचे वाली चीज दिखाई नहीं देगी, इसके ऊपर वाली दिखाई देगी। अब इस सन से एक रे निकलती है, यहां से एक रे निकलती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है। एटमॉस्फेयर में इंटर करने की वजह से बैंड हो जाती है, और जब बैंड हो जाती है तो वो इस ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है ना? इस ऑब्जर्वर को वो जो सन है वो यहां दिखाई देने लगता है। अब देखें, लाइट तो यहां था, ये एक्चुअल सन नहीं है इसलिए इसको अपन डॉटेड कर देते हैं, वर्चुअल है। अब इसे यहां दिखाई देने लगा, ये होरिजोन है। मॉर्निंग हो रही थी, एक्चुअल मॉर्निंग नहीं हुई है, अभी सन होरिजोन के नीचे है, लेकिन सन दिखाई देने लगा। तो बिफोर सनराइज, सनराइज जल्दी हो गया, सनराइज जल्दी हो गया। इसी प्रकार से सनसेट में भी होगा। अगर डूब रहा है तो डूबने के बाद भी कुछ देर तक दिखाई देगा, इसका जस्ट रिवर्स डायग्राम बनेगा। तो वी कैन राइट थर्ड पॉइंट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। We can see the sun about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset, because the atmospheric refraction, the time from sunrise to sunset is increased by about 2 plus 2, मतलब 4 minutes. Second नहीं बेटा, minutes, because of atmospheric refraction. मैं शायद शुरुआत में सेकंड्स बोल रहा था, मिनट्स है। 2 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें सुबह भी और शाम को भी, मतलब 24 घंटे में कितने मिनट्स? 4 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये भी डायग्राम क्लियर हो रहा है? इस डायग्राम को बहुत गौर से देख लें और इसके बाद हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलने वाले हैं। वीडियो पॉज करके डायग्राम नोट कर लीजिएगा, नोट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा देखो, अपन ने लाइट पे क्या क्या देख लिया, अगर रिकॉल करें, लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप कभी किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठे हैं, या गांव में हो तो किसी कच्चे मकान में, और वहां से सन की जो रेज आती है तो आपको सनरेज का पाथ दिखाई देने लगता है, या फिर थोड़ा सा धुआं हो जाए
तो उस समय भी सन से अगर आने वाली रेस का पाथ दिखाई देने लगता है। ये इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू वी कैन से लाइट बिखर जाता है, ठीक है, लाइट फैल जाता है, लाइट थ्रो हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो अपन बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट in various random direction. Scattering of light means to throw light in various random direction. Light is scattered when it falls on various types of suspended particles in its path. Depending on the size of particle, the scattering can be different colored. बहुत बड़ा concept है scattering. स्कैटरिंग में हो रहा है कि जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराता है, जैसे कि मान लीजिए लाइट की रेज आ रही है और यहां पर एक पार्टिकल है, उससे टकरा के फैल जाता है अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन ध्यान रखना, इस पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कौन सा लाइट वर्क करेगा। बेटा ध्यान रखना, हमें पता है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल लाइट है, उसकी अपनी वेवलेंथ है, कितनी थी? 400 टू अप्रॉक्स 7 या 750 नैनोमीटर के बीच का ही हम देख पाते हैं। इस वेवलेंथ से अधिक या कम होने पर हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। तो यहां पर जो पार्टिकल है जो एटमॉस्फेयर में, और मैं बात कर रहा हूं टाइनी पार्टिकल, वेरी वेरी टाइनी 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 पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे कण, वो रिस्पॉन्सिबल हैं स्कैटरिंग के लिए। तो पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा कलर दिखाई देगा और कौन सा कलर दिखाई नहीं देगा। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आता है एग्जाम के लिए भी, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट या टाइंडल इफेक्ट, ठीक है। देखो बेटा, टाइंडल इफेक्ट जो है ना, इसे बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द माइन्यूट पार्टिकल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, the path of beam become visible. The phenomena of scattering of light by collide particles gives rise to Tyndall effect. इसे बहुत अच्छे से समझें। सपोज एक फॉरेस्ट में है आप, ठीक है, और फॉरेस्ट में अपन बोलते हैं ना कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, एक बहुत घना जंगल है, और बहुत घने जंगल में आप गुजर रहे हैं, तो उससे जो सनराइज आता है, जो सूरज की रोशनी आती है, उसका पाथ विजिबल होने लगता है। दिस इज नोन एज कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। इस समय हमको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, या विंडोज से आता है। When a beam of sunlight enters a dusty room through a window, then its path becomes visible to us. This is because the tiny dust particle present in air of room scatter the beam of light all around the room. आपके कमरे में अगर आप देख रहे हैं तो खाली आंखों से आपको कमरा साफ दिख रहा है, उसमें एयर है, एकदम क्लीन दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आपको डस्ट कैसे जम जाती? आप 2 दिनों तक कमरा साफ मत करिए, जो चीज जैसी वैसी रहने दीजिए। उस केस में आप देखेंगे हर एक जगह पे कुछ ना कुछ डस्ट जमी हुई है। इट मीन्स वो डस्ट तो है, वो लगातार उड़ रहा है, छोटे 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 पार्टिकल्स। जब लाइट एंटर करता है तो वो उसको स्कैटर करते हैं, वो उसको लाइट को फैला देते हैं। इस वजह से जो पाथ है जहां पे होता है, जहां से लाइट आ रहा है, वो वहां के पार्टिकल्स चमकने लगते हैं और हमको एक पाथ नजर आने लगता है, राइट। तो किसी डस्टी रूम में, एकदम अगर रूम क्लीन है तो ये नहीं होगा। अगर कोई रूम डस्टी है, नॉर्मली अगर आपका रूम बंद नहीं है, जो एसी रूम होते हैं वो ग्लासी होते हैं, पूरा पैक कर दिया जाता है, तो वहां डस्ट शायद ना हो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन के जितने भी रूम है, आपका ड्राइंग रूम है, खिड़कियां खुली है, बाहर रोड से कोई जा रहा है, तो डस्ट तो अंदर आ रही है। वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे पर डस्ट तो अंदर आ रही है। उस केस में आपको नजर आएगा टिंडल इफेक्ट। वी विल ऑब्जर्व दैट द रेड्स एंड ब्लूज आर very prominent
in spectrum of white sunlight. Red colored light has a longer wavelength, but the blue colored light has a shorter wavelength. In fact, wavelength of blue light is most half than the red light. In 1859, in an attempt to explain the blue color of sky. बेटा कहने का मतलब ये है कि ये आपको पता, देखें 3 कैटेगरी दी है, वेरी फाइन पार्टिकल, लार्ज साइज पार्टिकल और वेरी लार्ज इनफ। 3 कैटेगरीज हैं। अगर आपके पार्टिकल्स जो मीडियम के पार्टिकल से वेरी फाइन है, बहुत छोटे हैं, तो वो सबसे अधिक जो मेनली कलर स्कैटर करेंगे वो ब्लू कलर होगा। क्यों? ब्लू कलर की वेवलेंथ रेड से छोटी होती है, तो जो वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर स्कैटर ज़्यादा करते हैं। अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, तब बड़ा हो गया, तो जो लार्ज साइज पार्टिकल है स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, उस केस में रेड दिखेगा। और यदि वेरी लार्ज है, बहुत बड़े हैं, तो सभी कलर को स्कैटर करने लगते हैं, उस केस में स्काई वाइट दिखता है। तो वेरी फाइन पार्टिकल के केस में ब्लू, लार्ज साइज के केस में रेड और वेरी लार्ज के केस में वाइट नजर आता है। बेटा इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है, वेवलेंथ के कैलकुलेशंस हैं, पार्टिकल के साइज का कैलकुलेशन है, लेकिन फिलहाल वो बियॉन्ड डिस्कशन है। मैंने केवल आपको चार्ट दे दिया है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन साइंस से पूछे जाने वाले बड़े सिंपल से क्वेश्चन आने वाले। जैसे पहला क्वेश्चन आपको एक बोर्ड में दे दिया जाएगा, व्हाई क्लाउड अपीयर व्हाइट। क्लाउड व्हाइट क्यों दिखता है? बादल हमें सफेद क्यों दिखते हैं? अब ये मत बोलने लग रहा सर हमें तो काले काले बादल भी दिखते हैं, तो बारिश के बादल है, लेकिन हम बोल रहे नॉर्मल सीजन में क्लाउड्स व्हाइट दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट क्या है? स्कैटरिंग पार्टिकल है जो लाइट को स्कैटर करेगा, जो लाइट को स्कैटर करेगा वाटर ड्रॉपलेट, उसका साइज की बात कर रहे हैं। द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज वेरी लार्ज, हैंस स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इक्वली, सो क्लाउड अपीयर व्हाइट। वाटर ड्रॉपलेट का साइज काफी बड़ा होता है, सभी वेवलेंथ का लाइट स्कैटर करता है, इसलिए क्लाउड कैसे दिखते हैं? व्हाइट दिखता है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, व्हाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। आसमान नीला क्यों है ना? इसका रीजन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज smaller than the wavelength of visible light. Since the blue has shorter wavelength than red, hence it will scatter the most. क्या होता है कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लाइट होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किन पार्टिकल्स की बात करें? स्कैटरिंग पार्टिकल, जो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में वे सारे मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, तो उस केस में वो जिस कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं वो कलर ब्लू होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला कलर कौन सा हो गया? ब्लू हो गया एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हमें स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। फिर एक क्वेश्चन आप और कर सकते हैं कि सर यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें स्काई कैसा दिखता? ये क्वेश्चन मैं आपसे करूं तो आप बताएं। मान लीजिए कि इस अर्थ में बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है, या आप जानते हैं कि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है और आप मून में चले गए, तो मून में आप इस मून पर बैठकर आराम से इजी चेयर लगा ली है, आप कॉफी पी रहे हैं, लेकिन मून पर हैं और आप स्काई को देख रहे हैं, तो स्काई कैसा दिखेगा? यस, ब्लैक दिखेगा। व्हाई? देयर विल बी नो स्कैटरिंग एंड स्काई विल अपीयर डार्क। स्कैटरिंग होगी ही नहीं, जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो स्काई ब्लू दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो हमें स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। एक और क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई द डेंजर सिग्नल आर मेड ऑफ रेड कलर। जो खतरे का निशान होता है वो लाल कलर का क्यों होता है? ये तो आपको पता ही हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कैसे बेटा? अरे भाई लार्जर वेवलेंथ है, डेविएशन कब से कम भी होता है और साथ में स्कैटरिंग भी सबसे कम होती है इसकी। चलिए लिखते हैं, रेड कलर स्कैटर्ड द लिस्ट व्हेन स्ट्राइक द स्मॉल पार्टिकल ऑफ फॉग एंड स्मोक बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ,
Hence, at large distance also we can see the red signal clearly या red color clearly. और भी क्वेश्चन हो सकता है. चलिए भी मान लिया कि आपका स्काई ब्लू दिखता है, तो सनराइज और सनसेट के केस में स्काई का कलर बदल क्यों जाता है? उस केस में स्काई तो कुछ अलग कलर का दिखता है ना, ठीक है. स्काई ऑरेंज का हो जाता है, कुछ केसरी कलर का हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? अगर ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? चलो इसको एक डायग्राम से समझते हैं. जब तक डायग्राम नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा. लेट्स ड्रॉ डायग्राम. ये रही आपकी अर्थ. दिस इज योर ब्यूटीफुल अर्थ, जिसको आप पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं. इस अर्थ को बहुत खूबसूरत सी अर्थ है, ठीक है. ये क्या है? अर्थ. और इस अर्थ के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है. दिस इज एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. यहां पे क्या है? एयर है. एयर के डिफरेंट लेयर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है. चलिए हमने ये भी ड्रॉ कर लिया. अब है भाई बात कि जब इवनिंग में या मॉर्निंग में, सुबह और शाम के समय स्काई कुछ रेडिश बोल सकते हैं, या आप केसरी कलर का बोल सकते हैं, ऑरेंज बोल सकते हैं, सैफ्रॉन बोल सकते हैं. अपन यहाँ पे लेके चलते हैं, बुक के लैंग्वेज ऑलमोस्ट रेड जैसा दिखता है. अब देखिए यहां पर सन है, यहां सन है. दिस इज होरिजोन. और यहां पर आपका सन है, ठीक है. हम मान लेते हैं कि सुबह हो गई. अब कॉन्सेप्ट वाला दे रहे सीधी लाइन वाला. दिस इज योर सन. इस केस में जो रे आएगी इसकी कुछ ऐसी आएगी और ऐसे डेविएट हो जाएगी. पर अभी डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां पर आपको रिफ्रैक्शन वाला इफेक्ट नहीं दिखा रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना. यहां से रे ऐसे आई, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, इसका मतलब उसने एटमॉस्फेयर में यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया. अब एक कंडीशन लेते हैं. ये क्या इसकी कंडीशन थी? मॉर्निंग की कंडीशन थी. अब एक लेते हैं आफ्टरनून की कंडीशन. सर पे आ जाता है, जो सन है सर पे आ जाएगा. अब आपका सन यहां पर, इस केस में जो लाइट रे यहां से ऐसे एंटर करेगी और यहां पहुंचेगी, मतलब जो लाइट रे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. अब इस डिस्टेंस को देखें आप, और इस डिस्टेंस को देखें. बेटा ये डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस ज्यादा है. ये बात समझ में आ रही है आपको कि एटमॉस्फेयर में मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, इवनिंग में बना दूं. दिस इज हॉरिजॉन. सन यहां पर है, इस केस में जो ऑब्जर्वर तक जाएगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा. इतना डिस्टेंस होगा. तो हमारे पास तीन कंडीशंस हो गई, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में. लंबा डिस्टेंस कब ट्रेवल कर रहा है? जब वो मॉर्निंग में है या इवनिंग में है. और शॉर्टर डिस्टेंस कब ट्रेवल कर रहा है? जब वो आफ्टरनून में है. अब इसके इफेक्ट क्या होते समझते हैं. चलिए फर्स्ट पॉइंट, व्हाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड. इसका रीजन है ड्यूरिंग, लिखते हैं, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर होरिजोन. सन इज नियर होरिजोन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस. डायग्राम में दिखाया था, हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर. Due to this, most of the blue color मतलब shorter wavelength का most of the blue color are scattered away by the particles. The light of longer wavelength, red color, will reach our eye. This is why
सन अपीयर रेड इन कलर। जो ब्लू कलर है बहुत इधर ही फैल के बिखर जाता है, तो यहां तक जो पहुंचता है हमारी आंखों तक रेड पहुंच पाता है। ठीक है, तो फिर आफ्टरनून में क्या होता है? सेकंड पॉइंट, एट नून या एट आफ्टरनून सन अपीयर वाइट। एट नून द सन इज ओवरहेड and sunlight would travel shorter distance relatively through the atmosphere. Hence, at noon, the sun appear white as only little of the blue and violet colors are scattered. बहुत कम संख्या में ब्लू और वायलेट कलर स्कैटर होते हैं, बाकी का लाइट आ जाता है, तो मैक्सिमम लाइट आ जाता है। चूंकि मैक्सिमम लाइट आ गया, दैट्स वाई हमें ये वाइट नजर आता है। एकदम क्लियर? इस डायग्राम को देखें, जो मैंने बोर्ड पे बनाया था वही डायग्राम। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई हो तो अब टाइम है एक्सरसाइज का। पूरी यूनिट को आराम से स्टडी कर लें और एक सिंगल स्लॉट में हम मैक्सिमम एक्सरसाइज करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। All the best. Thank you.